नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नीट फ्लिक्स पे। आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो चीज़ें एग्ज़ाम से हफ्ता भर पहले करने से डेफिनेटली आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी हद तक बेटर हो सकता है। इवन इसमें से ज़्यादातर चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये वही चीज़ें जो मैंने भी करी थी जब मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था और मेरा ऑल इंडिया रैंक 2546 था। तो हाँ, डेफिनेटली ये चीज़ें मेरे लिए काम करी थी। तो अगर अच्छे से करोगे तो आपके लिए भी डेफिनेटली ये चीज़ें वर्क करेंगी। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि दिस वीडियो इज नॉट अबाउट हाउ टू क्रैक नीट इन 7 days एंड इट मेक्स सेंस बिकॉज पूरे साल भर आपने जो प्रिपेयर किया है अभी उस प्रेपरेशन के अकॉर्डिंग आप कैसा परफॉर्म करोगे ये उस पर डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा जाएगा, रिजल्ट कैसा आएगा। डेफिनेटली तो मैं आपको कोई ऐसा ब्रह्म ज्ञान नहीं देने वाला हूँ कि आप सोचो कि हमने पूरे साल भर जैसा हो गया सो गया निकाल दिया, लेकिन अभी ये चीज़ें कर लेंगे तो हमारा पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें करने से आपका फिनिश बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं समझ सकता हूँ सी एज अ स्टूडेंट कि आप लोग अभी कैसा फील कर रहे हो। आप लोग अंडर प्रेशर हो, बहुत स्ट्रेस है, एंग्जाइटी, आप लोग बस चाहते हो कैसे ना कैसे करके ये दिन ख़त्म हो जाए। एंड आई हैव बिन देयर, मैंने भी ये सब फील किया था। तो इस टाइम पे मैं समझ सकता हूँ आप लोग क्या चाहते हो, लेकिन स्टिल फिनिश करना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। पता है प्रॉब्लम क्या होता है, जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट होते हैं उनका स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। द बिगिनिंग इज़ वेरी वेल बट स्टिल द फिनिश इज़ पैथेटिक। होता है कि लास्ट में आते आते वो ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो नहीं करनी होती और जो ही रिजल्ट डिटरमाइनिंग होती है। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपका फिनिश अच्छा कैसे हो सकता है बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन, कि आपने जो प्रिपेयर किया है उसके अकॉर्डिंग आप कैसा डिलीवर कर सकते हो सकता है इवन बेटर डिलीवर कर जाओ। तो क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है? सबसे पहली चीज़ जिसका ध्यान रखना है वो है कॉन्फिडेंस। ऑफ कोर्स आपने पूरे साल भर प्रिपेयर किया है, इतना सारा कंटेंट कंज्यूम किया है, इतने सारे टेस्ट दिए हैं, कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है, स्टिल आपने जो प्रिपेयर किया है आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जितना आपने कॉन्फिडेंस अभी तक जो भी किया है ना, आपने जो भी कॉन्फिडेंस गैदर किया है, अब टाइम है उसे मेंटेन करने का। आप उसे बूस्ट करो ना करो लेकिन उसको मेंटेन करके ज़रूर रखना है। तो पहले मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करो। बूस्ट कैसे करेंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कैसे नहीं करना है, मेंटेन करके रखना है इस टाइम पे, क्योंकि कॉन्फिडेंस, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, एक कहावत है, कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट रिक्विजिट फॉर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। आप सोच के देखो ना, जो कॉन्फिडेंट ही नहीं है वो हर एक स्टेप पे खुद को डाउट करेगा, वो श्योर ही नहीं हो पाएगा किसी चीज़ के बारे में। और आपके एग्जाम नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप जो भी कर रहे हो वहाँ पे डाउट तो आना ही नहीं चाहिए। आप जो भी कर रहे हो, जो भी आंसर आप मार्क कर रहे हो उसमें श्योरिटी होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस हियर। तो सबसे पहली चीज़ क्या नहीं करनी है ना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करने के लिए, वो है कि आपको कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है नया। सबसे पहली चीज़, कोई नया मॉक टेस्ट मत देना। इस टाइम पे ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं कि नए नए मॉक टेस्ट करते रहते हैं। हमें क्या लगता है हमने जो प्रिपेयर करना था पूरे साल भर कर लिया, अब एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कितना आता है। उसके लिए नया मॉक टेस्ट नहीं करना, अपने टेस्ट जितने देने थे दे दिए। अब कोई नया मॉक टेस्ट मत देना, क्योंकि कई बार उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो इररेलेवेंट है लेकिन स्टिल हर्ट करता है जब वो गलत होते हैं। हमें पता है क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, नीट का लेवल ऐसा नहीं है जो देंगे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन जब गलत होता है तो हर्ट होता है, तो कॉन्फिडेंस लूज करता ही करता है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। नया मॉक टेस्ट कोई भी नहीं देना है, जितने टेस्ट देने थे दे दिए। दूसरी चीज़, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। जो भी आपको पढ़ना था पढ़ चुके, जितना आना था आ गया। कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है इस टाइम पे, बिकॉज यू विल जस्ट मेक अ मेस। अभी इस टाइम पे आपका जो स्टेट है, आप नर्वस हो, आप चाहते हो चीज़ें जल्दी जल्दी खत्म हो, आप जल्दबाजी में गलती कर दोगे। इस टाइम पे जल्दबाजी में आप शायद एफिशिएंसी से वो टॉपिक पढ़ भी ना पाओ। तो बेटर ये है कि आप वो टॉपिक, कोई नया टॉपिक कंज्यूम ना ही करें। ओके, ठीक है। तो दूसरा चीज़ क्या होगा, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करने के लिए हमें कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। अच्छा, ये तो हो गया, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, नया मॉक टेस्ट नहीं देना है। अब कॉन्फिडेंस को बूस्ट कैसे करें, ये तो चीज़ें हो गई कि हमारा कॉन्फिडेंस हम लूज़ नहीं करेंगे, जो है जैसा है ठीक है। अब उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट कैसे करें, अब आगे मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जो कि आपको हेल्प करेगी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। तो कॉन्फिडेंस के बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है रिविजन।
सी एक सिंपल सा इक्वेशन होता है कि जो आपका ऑल इंडिया रैंक है ना एग्जाम के अंदर, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रिविजन यू हैव डन। आपने जितने भी रिविजन्स किए हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि आपका ऑल इंडिया रैंक क्या आएगा। कंटेंट सब लोग सेम कंज्यूम करते हैं, एक टॉपर, एक एवरेज स्टूडेंट और एक बिलो एवरेज स्टूडेंट, सब सेम तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, लेकिन स्टिल जो रिविजन्स का नंबर होता है वो डिटरमाइन करता है कि आपका सिलेक्शन किस रैंक से हो रहा है। इवन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी उस पर डिपेंड करता है। तो रिविजन आपको करना है इस टाइम पे, कहाँ से करना है, कैसा करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कहाँ से आपको रिविजन करने का है। आपने पूरे साल भर पढ़ा है, आपने बहुत अच्छा कंटेंट कंज्यूम किया है, वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, सब कुछ। अब इस टाइम पे ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, वो अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स के पास चल जाते हैं और उनका जो कंटेंट होता है वो कंज्यूम करने लग जाते हैं। ऐसी गलती मत करना। पूरे साल भर आपने जो भी लेक्चर्स देखे होंगे, क्लासेस अटेंड करी होंगी, उनमें आपने नोट्स बनाए होंगे, खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे। अगर आपके हैंड रिटन नोट्स हैं तो वेल एंड गुड, आप उसे ही रिवाइज करो, उसे ही यूज़ करना रिवाइज करने के लिए। नहीं है तो आपने जो भी मटेरियल यूज़ किया था उसमें आपने कुछ सिलेक्शन के लिए पॉइंट्स रखे होंगे, कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स रखे होंगे जो आप एग्जाम से पहले हमेशा विजिट करते थे, उन्हें ही पढ़ना। वही बेस्ट मटेरियल है आपके लिए, इसके बजाय कि आप किसी और मटेरियल के पीछे जा रहे हो। इसके पीछे एक रीज़न भी है। आप सोचो ना, जब आप रिवाइज कर, जब आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे थे, कोई भी एक टॉपिक ले लो, मान लो आप मोशन पढ़ रहे थे या रोटेशनल मोशन ले लो, इलेक्ट्रोस्टैट्स व्हाटएवर, जब आप वो पढ़ रहे थे, जो टीचर आपको पढ़ा रहे थे, वीडियो देख रहे थे व्हाटएवर, तो उस टाइम पे कुछ एसोसिएटेड मेमोरीज भी होती है। सिर्फ यही नहीं आप वो फॉर्मूला देख रहे थे, कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, नहीं, आपने कुछ एसोसिएटेड मेमोरीज भी बनाई। अब नेक्स्ट टाइम जब आप वो सेम मटेरियल को वापस कंज्यूम करोगे तो आपको वो सारी चीज़ें वापस याद आएंगी, वापस से रिविजिट करोगे आप उसको सबकॉन्शियसली, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है बजाय कि कोई नया कंटेंट कंज्यूम करो। तो सबसे पहले जो आपने पहले मटेरियल को यूज़ किया था वही मटेरियल को वापस से फॉलो करना है। दूसरी चीज़, रिवाइज क्या करना है। सी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस टाइम पे आप फिजिक्स के लिए, फिजिक्स का क्या होता है, कोई रिवीजन होता नहीं है एज सच। आप फॉर्मूला देख सकते हो या फिर आप जो कॉन्सेप्ट मैप्स होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट करने के लिए। मेन रिविजन किसका करते हैं हम, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, क्योंकि वहाँ पे मेमोरी बेस्ड कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहता है, आप कुछ ऐसा होता है, देखो कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो एक टॉपर हो, एवरेज स्टूडेंट हो, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें आप लिटरली आपकी मास्टरी होती है। चाहे कोई भी होगा, हर किसी का कोई ना कोई टॉपिक होता है। जैसे जनरलाइज कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हम मानते हैं बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, लाइक सेल हो गया, सेल साइकिल हो गया, बायोलॉजी के अंदर फिजियोलॉजी हो गया। ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि सिंपल होते हैं और लगभग हर किसी की इस पर मास्टरी होती है। तो जब आपको रिविजन करना है, वो भी एग्जाम से जस्ट एक हफ्ता पहले, तो बेटर अप्रोच ये रहता है कि जो टॉपिक आपका अच्छा है उससे रिवाइज ना करके आप जो टॉपिक में आपने स्ट्रगल किया है, जो आप मानते हो आपका थोड़ा सा वीक है, उस टॉपिक को आप रिवाइज करो सबसे पहले। रिवाइज ऑब्वियसली आप सारा कर लोगे इस टाइम के अंदर, सबसे पहले उन टॉपिक को रिवाइज करते हैं जो आपका वीक टॉपिक है या जिससे आपने स्ट्रगल किया है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक को सबसे बाद में लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद सबसे पहली चीज़ क्या होगी, खुद का मटेरियल यूज़ करना है जो आपने पूरे साल भर फॉलो किया है, और उसके अंदर सबसे वीक टॉपिक को पहले लेना है और स्ट्रॉन्ग टॉपिक को बाद में कवर करना है। तीसरी चीज़ अगर आप ये कर सको तो इट्स वेल एंड गुड। पिछले 3 साल के जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस थे एटलीस्ट वो वापस से कर लेना। मुझे पता है अब तक इस टाइम तक आपने कर लिए होंगे, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे, पास्ट 10 ईयर तक के कर लिए होंगे, 15 ईयर के कर लिए होंगे, डजंट मैटर। अभी सिर्फ अगर आप पिछले 3 साल के क्वेश्चंस कर सको तो इट्स वेल एंड गुड। होगा क्या, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा बहुत ज़्यादा, करने से लिटरली माइंड सेट चेंज हो जाएगा। मैंने ये चीज़ करी थी और ये इफेक्टिव थी। मैंने लास्ट के लगभग हफ्ते भर के आसपास में वापस से पिछले 5 साल तक के क्वेश्चन पेपर वापस से किए थे एक बार, एंड इट वॉज लिटरली वर्थ वाइल। करना चाहिए, अगर आप कर सको बहुत अच्छा, नहीं कर सको कोई बात नहीं, लेकिन करने की कोशिश ज़रूर करना। अब तो रिविजन के बाद जो तीसरा टिप है जो मैं आपको देने वाला हूँ, तीसरी चीज़ है जिसके बारे में आपको ध्यान देना है, वो है टर्न द लीव्स विथ ग्रैटिट्यूड एंड एटीट्यूड। मतलब क्या आप सोचोगे मैं क्या बोल रहा हूँ कि पत्तियाँ तोड़कर और फिर उनको घुमाओ, नहीं। मैं सिंपली बोलना चाहता हूँ कि आपकी टेक्स्ट बुक के पन्ने सिर्फ पलटाने हैं आपको, बस सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करके पलटाना है। अब मैंने आपको नए टॉपिक पढ़ने से मना किया है, लेकिन किताब खोलने से मना थोड़ी किया। किताब आप खोल कर बैठ जाओ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पेजेस को ऑब्जर्व करना है, जो भी आपने मटेरियल यूज़ किया। ऑब्वियसली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपने यूज़ किया है, हाँ ये आप यूज़ कर सकते हो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, ये बहुत इफेक्टिव रहेगा। फिजिक्स के लिए आप कोई टेक्स्ट बुक लास्ट मोमेंट पे वैसे भी रेफर नहीं करोगे अगर आपने कोई कॉन्सेप्चुअल मैप क्रिएट नहीं किया है तो बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक आप खोल लो, उसमें आप क्या करो, आप सिंपली
टॉपिक्स को ऑब्जर्व करो, बस ऑब्जर्व करना है आपको टॉपिक्स को। खोल दो पन्ना, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी जो आपने नहीं पढ़ी या वीक टॉपिक है, उस टाइम घबराना नहीं है, अपना ईगो और फियर को साइड रखना है, कुछ नहीं करना है। वो आपने टॉपिक देखा नहीं आता है, सिर्फ ऑब्जर्व करो बस, और कुछ नहीं करना। और ऐसे पन्ने पलटाते रहो। एक पेज को 1 से 2 मिनट ज़्यादा मत देना। इवन मैं तो कहता हूँ सिर्फ 1 से 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का टाइम देना है एक पेज को, उसके बाद उसको पलटा दो, दूसरे पेज पे आ जाओ। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है बस। ये केमिस्ट्री में करना है, दोनों वॉल्यूम्स में करना है, केमिस्ट्री की 2-2 वॉल्यूम्स दोनों क्लास की, तो सब में कर लेना। ये वर्क करता है, मैंने किया था, इसका बेनिफिट आपको एग्जाम वाले दिन आएगा। कैसे? कई बार उसमें क्या होता है, एग्जामिनेशन के टाइम पे कुछ टॉपिक्स ऐसे आते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। उस टाइम पे अगर आपको सिर्फ होगा कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है सारी टेक्स्ट बुक्स में से, आपने सारे चैप्टर वगैरह सब पढ़ रखा है, अभी आप जब पन्ने पलटा रहे हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, उसको अपनी मेमोरी में कंसोलिडेट कर रहे हो। और ये जो चीज़ें ना आपकी मेमोरी में अगले 10 से 15 दिन तक कहीं नहीं जाने वाला है, यहीं पर रहेगा। कब काम आएगा? एग्जाम में। जब सेम टॉपिक आएगा तो आपको ध्यान आएगा, अरे हाँ यार, ये उस सब्जेक्ट में पढ़ा था, उस पेज पे था, तो उस टाइम ये चीज़ आपको ध्यान आएगी और ये बहुत हेल्पफुल होती है। ट्रस्ट में बहुत हेल्पफुल होगी। ये मैंने करा था, मैंने लगभग ये 2 से 3 बार किया था, लगभग 2 से 3 बार मैंने ये केमिस्ट्री में भी किया था, बायोलॉजी में किया था। मेरा अप्रोच उस टाइम ऐसा था, मैं ग्लॉसरी से गया था, मैंने ग्लॉसरी में सारे टॉपिक्स देखे और मैंने उन टॉपिक्स को उन पेजेस पे जाके रिविजिट किया था। मैंने ऐसे किया था, वो थोड़ा लेंदी मेथड था। इसमें क्या है, क्योंकि आपको सारे ही कवर करना है तो बेटर है आप फर्स्ट पेज से स्टार्ट करो और चलते चलो। मैंने ग्लॉसरी यूज़ करी थी, आप चाहो तो वो मेथड भी यूज़ कर सकते हो, कोई सजेस्ट नहीं करता है ये चीज़, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल होती है। और ये आप सोच कर देखो, आप साइंस के स्टूडेंट हो, बायोलॉजी, आपको पता है लर्निंग कैसे होती है, मेमोरी को आप कैसे कंसोलिडेट करते हो, आपको सब पता है, तो ये लिटरली वर्क करेगा। ये मेथड ट्राई करके देखना, मेरे केस में वर्क किया था। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है मेडिटेशन। अब मुझे पता है मेडिटेशन का नाम लिया है, ज़्यादातर लोग वीडियो बंद करके भाग जाएंगे। अब मेरी बात समझना एक बार, सुनना मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्रो मेडिटेटर बन जाओ और मेडिटेशन करो। जिन लोगों ने कभी मेडिटेशन नहीं किया उनसे नहीं होगा, ये बहुत डिफिकल्ट है, नहीं होता है। लेकिन नहीं किया ना, तो अभी ज़रूर करना, ज़रूरी है। यूजुअली ये लोगों को अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन अभी तो ज़रूर करना। कैसे करना है मैं बताता हूँ। मेडिटेशन करने के बहुत तरीके होते हैं। जो मैं मेथड बता रहा हूँ बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है, इवन एग्जामिनेशन हॉल में भी कर सकते हो। करना क्यों, पहले ये देख लेते हैं। जो मेडिटेट करता है ना, वो हमेशा बंदा काम रहता है, एंड एवरीवन इज विलिंग टू हैव अ काम माइंड। आपको पीसफुल माइंडसेट चाहिए इस टाइम पे। उसके लिए जो बंदा काम है ना, वो क्या है, वो हमेशा अवेयर रहेगा और उसका क्रिएटिव माइंड हमेशा एक्टिव रहेगा। आपको क्रिएटिविटी क्यों चाहिए? क्योंकि आप जो एग्जाम दे रहे हो उसमें कुछ नए क्वेश्चंस आएंगे, कुछ ऐसी चीज़ आएगी जो होगी, पढ़ी हुई होगी लेकिन कंस्ट्रक्टिवली नहीं होगी। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? आपको अपना क्रिएटिव माइंड जो है वो एक्टिव चाहिए। अवेयर क्यों रहना है? क्योंकि कोई ऐसी चीज़ है जो पढ़ी हुई है लेकिन फिर भी सही करनी है, वो गलत नहीं करनी है। और ज़्यादातर लोग यहीं पे फेल हो जाते हैं, वो पढ़ी हुई चीज़ गलत करके आते हैं क्योंकि उनका टेम्परामेंट ही वो हैंडल नहीं कर पाते उस टाइम पे। मेडिटेट करना इन कुछ 1 हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर ये ज़रूर से करना। एक टाइम फिक्स कर लो, शाम को करना है 4 बजे, 6 बजे, या सुबह को उठते ही करना है, रात को सोते ही करना है। करना ज़रूर। कैसे करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठे रहना है, एक बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल पोज ले लो। लेटना मत, लेटोगे नींद आ जाएगी। बैठे बैठे करना, कुछ नहीं करना, बैठ जाना और इनहेल करना, डीप इनहेलेशन थ्रू नोज एंड एक्सहेलेशन थ्रू माउथ। इनहेल करना और एक्सहेल करना। जब इनहेल करो काउंट करना 5, काउंट 5 वाइल इनहेलेशन एंड वाइल एक्सहेलिंग काउंट 6। और जितना स्लो हो सकता है उतना स्लो करना। एक मैं डेमो देता हूँ आपको, सिंपल। अभी इनहेल करना है डीप इनहेलेशन थ्रू नोज और काउंट करते रहना 5, फिर उसके बाद आराम से एक्सहेल करना थ्रू माउथ और 6 काउंट करना। बस 5 मिनट करना, पता चल जाएगा कितना डिफरेंस क्रिएट हो जाता है माइंडसेट के अंदर। लिटरली मैं आज भी करता हूँ ये चीज़ और ये वर्क करती है। इसे आप असेस भी कर सकते हो कि मेडिटेशन वर्क करता ही नहीं करता, लोग तो कहते हैं। आप ट्राई कर सकते हो। पल्स ऑक्सीमीटर आजकल हर किसी के पास होता है, हर किसी के घर पे होता है। मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार अपना पल्स काउंट कर लेना, उसमें पल्स देख लेना कितना आ रहा है। आफ्टर मेडिटेशन देख लेना, अगर ढंग से किया जाए ना तो इवन 20 बीट्स पर मिनट तक लेस हो जाती है उसके अंदर। इतना डिफरेंस क्रिएट होता है और ज़रूरी है। जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, आप ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हो, एंग्जाइटी हो रखी है, नर्वस हो, उस टाइम पे आपका हार्ट रेट भाग रहा होता है। हार्ट रेट को और ब्रीदिंग को ही कंट्रोल करना होता है। अगर इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया ना तो आप खुद के मास्टर हो उस टाइम पे और जो चाहो वो कर सकते हो, कोई नहीं रोकने वाला आपको। आप अपनी परफॉर्मेंस को जितना आपने प्रिपेयर किया है ना उससे बेटर ही देकर आओगे।
ये बहुत ज़रूरी है पेपर के टाइम पे अपने टेम्परमेंट को कंट्रोल करना, और मेडिटेशन से ये आप कर सकते हो, ज़रूर करना। मैं तो सजेस्ट करता हूँ, ये मैंने किया था, मेरे लिए वर्क किया था। 5वीं टिप है एक्सरसाइज करना। आज तक नहीं करी है ना, अब ज़रूर करना। मुझे पता है डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो बोलते रहते हैं, आपको भी बोला होगा, ज़्यादातर लोग आप में से शायद करते भी हो, नहीं भी करते हो। अब ज़रूर करना, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इतना टाइम तो दे सकते हो। 1 घंटे ज़्यादा मत करना, लेकिन 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तो आप कर ही सकते हो, ज़रूर करना। कुछ भी कर सकते हो एक्सरसाइज के लिए। अच्छा, अब रीज़न क्या है, लोग पूछते होगा कैसे, करने से क्या होगा। सी, जो फिटनेस वाला गोल है वो कोई आप अचीव नहीं कर पाओगे अगले 7 दिन के अंदर। तो अगर मैं आपको कह दूं आप फिट हो जाओगे और वो आपका मेंटल एफिशिएंसी बढ़ा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। होगा क्या ये करने से, आपने पूरे साल भर मेहनत किया है, इतनी मेहनत करी है, पता नहीं क्या कुछ आपने सैक्रिफाइस किया है। जब आपने प्रेपरेशन के लिए स्टार्ट किया था, क्या सर्कमस्टांसेस रहे होंगे, शायद मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। बोलना ये चाहता हूँ कि इस टाइम पे आपका हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट ब्लिसफुल रहें और कंटेंट रहें। मतलब आपको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए आपकी प्रेपरेशन के लिए। वो कहाँ से आएगा, जब आप मेडिटेट करते हो या एक्सरसाइज करते हो ना, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं आपके ब्रेन के अंदर। सबको पता है, नॉरएपिनेफ्रिन होता है, डोपामीन होता है, सेरोटोनिन होता है, इनके नाम सुने हमने, ये बहुत ज़रूरी है। उनमें से एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है एनेंडामाइड। ज़्यादातर लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। एनेंडामाइड नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है। आनंद वर्ड होता है, एक संस्कृत के अंदर होता है, शायद वहाँ से डिराइव किया गया था, साइंटिस्ट ने इसे नेम किया। जब ये रिलीज होता है ब्रेन के अंदर तो एक ब्लिसफुल स्टेट क्रिएट करता है ये, और ये बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ अचीव की जा सकती है थ्रू मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, या तो आप कोई स्पोर्ट खेलने चले जाओ, आप कोई स्पोर्ट खेल सकते हो, 1 घंटे ज़्यादा मत खेलना। बैडमिंटन हो गया, आउटडोर स्पोर्ट होना चाहिए, क्रिकेट वट एवर, बट नॉट मोर देन 1 आवर। या आप वॉकिंग के लिए जा सकते हो, वॉक ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है ज़्यादातर लोगों के लिए। या फिर जो मैं करता था, मैं स्किपिंग करता था, और मेरे लिए, मैं मानता हूँ बेस्ट है, मेरे लिए आज भी वो बेस्ट है। आप स्किपिंग कर लो, 5 से 10 मिनट अगर आप कंटिन्यूसली स्किप करते हो, आप पूरा स्वेट कर दोगे, और जो आपका मोटो था एक्सरसाइज का वो फुलफिल हो जाएगा यहाँ से। तो 5वीं टिप एक्सरसाइज। जो 6th टिप है, 6th चीज़ जो आप जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए वो है डाइट। अब डाइट के बारे में मैं आपको कुछ एक्सपर्ट डाइटिशियन की तरह एडवाइस नहीं देने वाला हूँ। आपको जो खाना है आप खाते हो वैसे खाओ, बस एक चीज़ अवॉइड करना, वो है जंक फूड। जंक फूड खाने का डिसएडवांटेज क्या है, पहले वो देख लेते हैं, वही ज़रूरी है। आप कोई भी जंक फूड खाते हो, कोई भी जंक फूड हो, नेम एनी, सबके अंदर एक चीज़ कॉमन होती है, वो होती है हाई कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, इतना सारा कार्बोहाइड्रेट जब आप जंक फूड कंज्यूम करते हो तो आपके ब्लड के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज होता है, एक साथ ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। कार्बोहाइड्रेट आपने खाया, उसके बाद जीआई ट्रैक्ट से अब्जॉर्ब होकर ग्लूकोज का लेवल ऑल ऑफ सडन ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, इंसुलिन निकलता है, और इंसुलिन एक साथ ये सारे ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भर देता है। अब ब्लड के अंदर पहले ग्लूकोज का लेवल अचानक से पूरा बढ़ गया, अब अचानक से बिल्कुल नीचे हो गया। जो नीचे हो रहा है ना, इसके बाद जो स्टेट आती है उसे हम बोलते हैं क्रैश स्टेट। ये क्रैश स्टेट बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे आप होगा क्या, एंग्जाइटी आएगी, स्ट्रेस आएगा और बहुत नींद आएगी। ये इसी टाइम पे होती है, यही क्रैश स्टेट होती है जिससे लोग परेशान हैं। और एज अ स्टूडेंट ये 7 दिन में आप ये स्टेट अफोर्ड कर ही नहीं सकते हो। जंक फूड खाना है, जो खाना है बाहर का बाद में खा लेना, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद खुद को रिवॉर्ड कर देना वो खाकर, लेकिन इस टाइम पे मत खाना, बहुत नुकसान करेगा। अवॉइड जंक फूड ऑल टुगेदर। एंड लास्ट टिप है सिंपल, जस्ट बी पॉजिटिव। आपने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है, बहुत हार्डशिप्स देखे हैं, जब आप प्रिपेयर कर रहे थे न जाने कितने फेलियर्स देखे होंगे। कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। अब फिनिश अच्छा करना है, उसके लिए आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव रहने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल सी चीज़ है, आप खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस बार बार रिपीट कर सकते हो। जितनी दफ़ा भी प्रिपेयर करोगे, अभी तो आप यही सोचोगे कि यार बस क्या होगा, क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, हम कैसे वहाँ पे रिएक्ट करेंगे, उसके बारे में मत सोचो। ये नेगेटिविटी ही क्रिएट करेगा। आप इसको यूज़ करके कोई प्लान तो कर नहीं पाओगे, कोई प्लान आप क्रिएट नहीं करोगे, यहाँ से आप सिर्फ नेगेटिव ही सोचोगे। बेटर ये है कि जब भी आप कुछ नेगेटिव चीज़ सोचो, उसी टाइम पॉजिटिव अफर्मेशन आप रिपीट कर लो, खुद से रिपीट कर लो। सुबह को उठ कर दिन में 2-3 बार आप ये कर लो, सुबह को उठ के कर लो, दिन को कर लो, और कभी भी नेगेटिव सोचते हो उस टाइम इसको रिपीट कर दो, तो ये बहुत इफेक्टिव होगा। सच में ये इफेक्टिव है, मैं आज भी करता हूँ एंड इट वर्क्स।
आपको शांत रहना है, पॉजिटिव फील करना पड़ेगा अगर आपको लिटरली रिजल्ट अच्छा चाहिए तो। आप इस चीज़ के लिए आप पॉजिटिव अफर्मेशन यूज़ कर सकते हो। जो डिस्क्रिप्शन होगा इस वीडियो के नीचे, मैं उसमें एक एग्जाम्पल दे दूंगा आपको, एक यूज़ कर सकते हो आप अफर्मेशन। इससे अच्छा आप मतलब कोई आप वीडियो देखो अफर्मेशन बनाने के लिए, बेटर ये है कि आपको मैं एक दे देता हूँ, एग्जाम्पल दे दूंगा, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो या उसको यूज़ कर सकते हो एज इट इज़। हाँ, इस टाइम पे मोटिवेशनल वीडियोस मत देखना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और जो आपको मोटिवेशन मिलता है वो बहुत टेम्पररी होता है, उसके बाद अगेन वो क्रैश स्टेट आएगा जो फिर से नुकसान करेगा। तो बेटर ये है मोटिवेशनल वीडियोस तो मत देखना। पॉजिटिव अफर्मेशंस का आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, जो म्यूज़िक है आप म्यूज़िक यूज़ कर सकते हो, वो आपको थोड़ा हैप्पी फील कराएगा, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल्स सुनो तो ज़्यादा बेटर है। इंस्ट्रूमेंटल्स या वट एवर सूट्स यू, लेकिन आई यूज टू लिसन टू इंस्ट्रूमेंटल्स, तो मुझे वो अच्छा लगता था और मुझे वो अच्छा फील होता था उससे। तो सारी चीज़ें एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या बात कर रहे थे हम। पहली चीज़, कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखना है इस टाइम पे। उसके लिए कोई भी नया मॉक टेस्ट मत दो, डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो करने ही नहीं है, बिल्कुल भी देखना ही नहीं है उसकी तरफ। दूसरी चीज़ था कॉन्फिडेंस बूस्ट कैसे करेंगे, तो उसके आगे सारी टिप्स थी कि रिविजन कैसे करना है, जो मटेरियल आपने पहले फॉलो किया था वही अभी वापस से विजिट करना है। आपका जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री है उसमें आपको जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक्स हैं उनको सबसे बाद में देखना है। वीकर टॉपिक्स जिनमें आपने स्ट्रगल किया है उन्हें पहले करना है। हो सके पिछले 3 साल के 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स अगर आप वो कर सको तो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट है रिवीजन हो गया। रिवीजन के बाद आपको क्या करना है, सिंपली किताबों के पन्ने पलटाने हैं ग्रैटिट्यूड के साथ कि भगवान जितना हुआ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, विथ एन एटीट्यूड कि अब जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। नेक्स्ट स्टेप था मेडिटेशन, फिर एक्सरसाइज। मेडिटेशन के लिए आप अर्ली इन द मॉर्निंग का टाइम प्रेफर कर सकते हो, जस्ट आफ्टर उठने के बाद या शाम को एक दफ़ा 5 मिनट बहुत रहेगा। एक्सरसाइज आप 20 मिनट करो, 15 मिनट करो, आधा घंटा करो, इट्स अप टू यू, लेकिन डेफिनेटली करना ज़रूर। डाइट पे ध्यान देना है कि जंक फूड नहीं खाना है, बिकॉज इट इज़ हाई कार्बोहाइड्रेट फूड। होगा क्या, क्रैश स्टेट आएगा, नींद आएगी, जो इफेक्टिवनेस है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। लास्ट था बी पॉजिटिव, जो होगा अच्छा होगा, थिंक पॉजिटिव, यूज़ पॉजिटिव अफर्मेशंस। मेरे लिए वर्क करी थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके लिए भी काम करेगी अगर आप अच्छे से करोगे तो। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।